हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का प्रश्न है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फॉलोड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, स्वतंत्रता के पश्चात के बाद भारत में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाया गया था। ठीक है, हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में। 1947 से अब तक यानी कि 2022 तक के पीरियड में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी हमारे अपनाई गई है उसको आपको मेंशन करना है। तो एक एक करके चलते हैं। देखो, स्वतंत्रता के बाद हमारा इंडिया में बहुत ज़्यादा इन माइग्रेशन हुआ। दूर से लोग इंडिया में आके बसने लगे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। लेकिन हमारा पार्टीशन के बाद आप देखोगे तो मेजर जो इरिगेटेड जो लैंड थी, ठीक है, वो हमारी अभी जो पाकिस्तान है उस साइड चला गया। पूरा इंडस की जो प्लेन है वो हमारी पाकिस्तान चली गई, और इधर ब्रह्मपुत्रा की जो फर्टाइल प्लेन थी और गंगा की जो फर्टाइल प्लेन थी वो बांग्लादेश चली गई। तो जहाँ जहाँ पे इरिगेशन की सुविधा अच्छी खासी थी, फर्टाइल लैंड थे, वो ज़्यादातर आपको पाकिस्तान में चले गए। तो इंडिया में हमारी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होने लगी। पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहे थे, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर यहाँ पे उतनी अच्छी लैंड बची नहीं थी। तो इसके लिए स्टार्टिंग में ही इंडिया ने क्या ध्यान दिया, हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, लैंड को तो ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। नेट सोन एरिया को बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन वो लिमिटेड थी नेट सोन एरिया को हम बढ़ाने में। तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया कि इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए। तो इनिशियली इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया गया, डैम बनाया गया, जगह जगह पे नहर बनाया गया, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल वाली नहर एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसके। उसके तहत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक जो लगभग में 13.5 लाख हेक्टेयर जो हमारी लैंड थी उसको इरिगेशन के अंतर्गत लाया गया। इसके अलावा हमारे दूसरी जो स्ट्रेटजी अपनाई गई, इंटेंसिव क्रॉपिंग की, ठीक है। इंटेंसिव क्रॉप का मतलब है कि एक साल में जितनी ज़्यादा क्रॉप हो सके उतनी ज़्यादा क्रॉप को उगाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम क्रॉप उगाएंगे उतना ही हमारी ओवरऑल जो क्रॉप फूड ग्रेन की प्रोडक्शन होंगी वो हमारी ज़्यादा इंक्रीज होंगे। और पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में हम कैश क्रॉप को ज़्यादा उगाते थे, ठीक है। कैश क्रॉप को ज़्यादा उगाते थे, कॉटन पे ज़्यादा ध्यान देते थे, या हमारी जो नील की खेती होती थी उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन हमारी पॉपुलेशन जब यहाँ पे इंडिया की सबसे पहले जो भूखमरी है उसको दूर करनी थी, तो जो कैश क्रॉप थे उसको फूड ग्रेन क्रॉप में स्विच किया गया, ठीक है। तो इमीडिएट आफ्टर बोल सकते हो हमारी 3 स्ट्रेटजी अपनाई गई। इरिगेशन को बढ़ाया गया, और कैश क्रॉप से फूड ग्रेन क्रॉप्स में स्विच किया गया, और तीसरी हमारी इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस थी उसको बढ़ाया गया। यानी एक साल में जितनी ज़्यादा खेती हो सके उतनी हम खेती करें, उस पर ध्यान दिया गया। तो 3 स्ट्रेटजी अपनाया गया, और 3 स्ट्रेटजी में आप देख सकते हो 1950 के अराउंड यहाँ पे 2 प्रोग्राम भी चलाए गए थे, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और फिर हमारी इंटेंसिव एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोग्राम। दोनों ही 1960 के दौरान चलाए गए थे। लेकिन इन दोनों प्रोग्राम से भी हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी, ओवरऑल फूड ग्रेन की जो आउटपुट थी, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी नहीं, कुछ बढ़ी लेकिन बाद में हमारी स्टैग्नेंट हो गई। और देखो, ये हमारे इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम हमारी चलाई गई थी 1964-65 के दौरान, और पहला वाला जो था हमारे 1960 के दौरान चलाई गई थी। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे 1965-1966 में 2 लगातार यहाँ पे ड्रॉट आ गए, सूखा पड़ गया, ठीक है। मानसून अच्छे नहीं हुए, सूखा पड़ गया, और इंडिया में फूड क्राइसिस हो गए, ठीक है। शास्त्री जी को याद कीजिए, शास्त्री जी ने उस समय एक हफ्ते में एक दिन व्रत रखने का भी वहाँ पे बोला था, जय जवान जय किसान का भी नारा दिया था। उस समय हमारी 62 में चाइना के साथ वार भी हुई थी, 65 में हमारी पाकिस्तान के साथ वार हुई थी, इसके बाद हमारे ड्रॉट भी आ गए थे। इसीलिए उस समय जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने दिया था। तो इंडिया में फूड क्राइसिस हो गए,
फूड क्राइसिस का मतलब है हमारे पास फूड की डिमांड जितनी है उतनी हमारे पास है ही नहीं, सप्लाई ही नहीं, फूड का शॉर्टेज हो गया। और फूड का शॉर्टेज होने के बाद भी यहाँ पे अमेरिका से हम पहले इंपोर्ट करते थे, अदर कंट्री से इंपोर्ट करते थे, अमेरिका वहाँ पे फूड देने के लिए मना कर दिया गया क्योंकि पाकिस्तान उस समय अमेरिका के साथ था। ठीक है, तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस होने लगे फूड ग्रेन का। तो उस समय हमारे यहाँ इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो हाई एल्डिंग वैरायटी है HYV जो हमारी सीड्स थे वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। तो व्हीट की जो वैरायटी मेक्सिको से लाई गई और राइस की वैरायटी फिलीपींस से लाई गई और ये हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या थे कि इरिगेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और फर्टिलाइज़र टाइमली देना चाहिए। तो ऐसे एरिया जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ थी जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ तमिलनाडु भी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया और इंट्रोड्यूस करने पायलट प्रोजेक्ट की तरह, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट की तहत इसको वहाँ पे लागू किया गया कि पहले देखते हैं कि सही में हमारा इंडिया में कारगर होता है कि नहीं, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन हाई होती है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के बाद जो आउटपुट थी फूड ग्रेन की प्रोडक्टिविटी थी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला और कुछ ही सालों में हमारा इंडिया में जितनी फूड ग्रेन चाहिए होती थी उतनी उत्पादन करने लगे। ठीक है, सफिशिएंट हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हो गए, सेल्फ रिलायंट हो गए फूड ग्रेन प्रोडक्शन में और इसी को बाद में बोला गया ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, हरित क्रांति इंडिया में बोली गई। तो देखो 1970 के तहत हम सेल्फ रिलायंट हो गए थे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में और ये हमारी लिमिटेड थी इरिगेटेड एरिया जहाँ पे थी। लेकिन इसके चलते और भी प्रॉब्लम हमारे होने लगे कि कुछ जो हमारी रीजन थी जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्टर्न यूपी के रीजन वो ज़्यादा डेवलप्ड होने लगे, वहाँ के किसान ज़्यादा अमीर होने लगे और अदर जो स्टेट थे जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, यहाँ के किसान गरीब होने लगे और वहाँ के रीजन कम डेवलप करने लगे। क्षेत्र में क्षेत्रीय विविधता, क्षेत्रीय जो हमारी विकसित में अंतर यहाँ पे उत्पन्न हो गया। तो इसको दूर करने के लिए 1970 में अदर कंट्रीज़ के जो पार्ट थे वहाँ पे भी मॉडर्न एग्रीकल्चर जो टेक्निक थी उसको लाया गया। यानी पूरे इंडिया में 1970 के बाद ग्रीन रिवोल्यूशन के जो भी टेक्नोलॉजी थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और 1980 के दशक में, ठीक है, 1980 के दशक में आप देखोगे तो प्लानिंग कमीशन ने एग्रीकल्चर जो प्रॉब्लम थी रेन फेड एरिया में, जहाँ पर ड्राई एरिया थी, रेन फेड एरिया थी, जहाँ पे इरिगेशन की सुविधा नहीं थी, वहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की गई। 1988 में आप देखोगे तो एग्रो क्लाइमेट प्लानिंग बनाया गया, यानी पूरे इंडिया को एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया गया और पर्टिकुलर एग्रो जिस क्लाइमेट के लिए जो सूटेबल क्रॉप है उसको वहाँ पे सजेस्ट किया गया और उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध की गई। ठीक है, तो इसके बाद हमारी जो लैंड रिसोर्सेज में एक्सप्लॉयटेशन होने लगा एक तरह से, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दिया गया क्योंकि आप सिर्फ एग्रीकल्चर यानी कि वीट पैडी पे ही आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, कभी भी वो फेल हो सकती है या हमारे लैंड रिसोर्स की इफ़िशिएंट हमारी यूज नहीं होगा। उसके लिए यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन आप एग्रीकल्चर किया गया। इसके लिए हमारी डेयरी फार्मिंग की गई, पोल्ट्री फार्मिंग की गई, हॉर्टिकल्चर पर ध्यान दिया गया, लाइव स्टॉक रियरिंग की गई, एक्वाकल्चर पर ध्यान देने लगा 1980 या 1990 के दशक में। फिर हमारे 1991 या 1990 के बाद आप देखोगे लिबरलाइजेशन होने लगे, फ्री मार्केट की हमारी पॉलिसी आने लगी। ठीक है, मार्केट को यहाँ पे कैपिटलाइज किया गया। तो उसके बाद आप देखो कि नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर की प्रोग्राम लाया गया यहाँ पे। इसमें एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रोडक्टिव ध्यान दिया जाएगा, सस्टेनेबल बनाने पे ध्यान दिया गया, क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने पर ध्यान दिया गया और लोकेशन स्पेसिफिक हमारी जो होलिस्टिक फार्मिंग टेक्निक है उस पर ध्यान दिया गया नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत, NMSA के तहत। फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारी प्रॉब्लम आई, फंडिंग की जो प्रॉब्लम आई, फार्मर की सुसाइड बढ़ रही थी, फंडिंग की प्रॉब्लम आई क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हमारी कॉस्ट जो थी बढ़ गई थी। आम जो किसान थे वो उसके लिए आप बोल सकते उनके पास पैसे नहीं थे। तो इसको दूर करने के लिए किसान पोर्टल ऑफ इंडिया यहाँ पे ध्यान दिया गया। ठीक है, किसान निधि भी स्टार्ट की गई।
तो इसके चलते फार्मर के इंश्योरेंस पे ध्यान दिया गया, एग्रीकल्चर स्टोरेज पे ध्यान दिया गया और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई क्रॉप की सीड्स, पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर मशीनरी, इस पे फार्मर को प्रोवाइड किया गया एक ही प्लेस पे, ठीक है। यानी किसान पोर्टल ऑफ इंडिया में सब यहाँ पे मिलेगा, सबकी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरह से एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने की कोशिश की गई। तो ये हमारा रहा दोस्तों एग्रीकल्चरल जो डेवलपमेंट हुए इंडिया की स्वतंत्रता के बाद। एक बार फिर इसको हम रिवाइज करते हैं। इमीडिएट स्वतंत्रता के बाद हमारे 3 स्टेप लिए गए थे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर करने के लिए, और जो कैश क्रॉप थे उससे हम स्विच किए फूड ग्रेन क्रॉप में, ठीक है, खाद्यान्न वाले फसलों को ज़्यादा उगाने लगे। लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, लेकिन 1964 के आसपास ये पूरे स्टैग्नेंट हो गए। जितनी आउटपुट थी उतना ही रह गई, उतनी बढ़ी नहीं। लेकिन 1964, 65, 66 में जो हमारी जो लगातार ड्रॉट आए, सूखा पड़े, उससे हमारी फूड क्राइसिस होने लगी। इसके बाद हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की जो टेक्निक थी, मॉडर्न टेक्निक, वो कुछ जगह पे हम इम्प्लीमेंट किए और बाद में उसको बढ़ा के पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिए। इसके बाद हम एग्रीकल्चर की डाइवर्सिफिकेशन किए, एग्रो क्लाइमेट रीजन बनाए 1988 के दौरान। डाइवर्सिफिकेशन में हम यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर की जो अलाइड एक्टिविटीज़ थी, डेयरी फार्मिंग थी, पोल्ट्री फार्मिंग थी, एक्वाकल्चर था, इस पर भी ध्यान दिया गया। 1991 के बाद हम एग्रीकल्चर के लिबरलाइज भी किए और यहाँ पे बाद में हम किसान पोर्टल भी बनाए, एक जगह जानकारी सारी उपलब्ध कराए और एग्रीकल्चर की सस्टेनेबल बनाने पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, उसकी हाई बिल्डिंग वैरायटी पे भी ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो इस तरह से हमारी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हमारा इंडिया का हुआ स्वतंत्रता के बाद। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे और आप कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, कुछ हेल्पफुल रहा कि नहीं, आप इसको ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।